हेलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के वीडियो में हम सिलसिलेवार थोड़ी सी बात करेंगे जो चुनाव हुए हैं हाल ही में। टोटल 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। उसमें आप देखोगे आसाम के भी चुनाव हुए हैं, पश्चिम बंगाल के भी चुनाव हुए हैं, केरल के भी चुनाव हुए हैं, तमिलनाडु के भी चुनाव हुए हैं और साथ ही साथ पांडिचेरी के भी चुनाव हुए हैं। अगर हम थोड़े रिजल्ट की बात करें तो टोटल रिजल्ट में आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब भी सरकार बनी है। अब थोड़ी सी और ज़्यादा वोटों से और ज़्यादा सीटों के साथ बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और पिछले 10 सालों से, बल्कि मैं कहूँ या 10 सालों से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आ गई थी और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में सत्ता में आई थी। तो उसके बाद से उसने ज़्यादा प्रयास किए। तो मैं ये कहूँ कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी पश्चिम बंगाल के अंदर, और वो फाइनली सत्ता में आई और क्लीन स्वीप करके आई। तो इसके भी बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर बात आ जाते हैं तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में जिसको ना पता हो, वहाँ पर द्रविड़ियन राजनीति का एक पूरा खेल रहता है। उसमें एआईडीएमके और डीएमके, ये दोनों ही पार्टियां कभी वो सत्ता में रहती है तो कभी ये सत्ता में रहती है, और मुख्य रूप से डीएमके ही सत्ता में रही है ज़्यादातर समय में। जब वो जयललिता जी आई तो उनके द्वारा जब थोड़ा सा किया गया प्रयास किया गया, जो कि एम जी रामचंद्रन, वो एक लंबी लेगेसी है। तो उसके कारण फिर एआईडीएम के भी सत्ता में आई और उसने भी कुछ समय तक राज किया। लेकिन इन दोनों ही पार्टियों का तमिलनाडु की सरकार सत्ता से बाहर हो जाना ये दिखाता है कि द्रविड़ियन पॉलिटिक्स का एक प्रकार से डाउनफॉल शुरू हो गया है, ये भी कह सकते हो। और वहाँ पर विजय थलपति जो कि हैं वो वहाँ पर सरकार में बैठे हैं। तीसरी बात अगर हम करें पौंडीचेरी की, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। केरल की एक बात करें तो केरल में कांग्रेस को खुशी की लहर है, कांग्रेस के लिए थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट है। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस की सरकार वहाँ पर हमें बनती हुई दिखाई दी है या बन ही गई है। बेसिकली बात करें, यहाँ पर 2 राज्यों की बात करना सबसे बड़ा अहम हो जाता है। आसाम की तो हमें पता था कि वो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, उसके कई कारण हैं। और हेमंत बिश्वा शर्मा एक प्रकार से ब्लंट तरीके से जो बयान देते हैं, वो बयान अब कहीं ना कहीं लोगों के जहन में उतर चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं। तो आसाम का तो एक अपना अलग केस है। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहाँ की राजनीति ही इतनी खून से सनी हुई हो कि जहाँ पर पॉलिटिकल हिंसाओं का, पॉलिटिकल हत्याओं का एक प्रकार से इतिहास रहा हो, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अगर क्लीन स्वीप किया है तो उसके जरूर कुछ न कुछ कारण रहे होंगे। उन्हीं कारण को, कुछ चुनिंदा कारण के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कारण आपको मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि जब से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, 240 सीटें आई हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर मेजॉरिटी मार्क तक नहीं पहुंच पाई, 272 का सीट। तो लोगों के अंदर एक सहानुभूति थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, कि भाई अब इस बंदे को हमें नहीं हराना है। सबसे पहला कारण तो ये। दूसरा कारण ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने तब उस डर के कारण या उस हार के कारण जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें फ्री वे, मतलब 1500 रुपये हम फ्री में देंगे महिलाओं को, 3000 रुपये फ्री में देंगे, ये अलग अलग घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने करना स्टार्ट की। और उसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा एडवांटेज मिला। वो बात अलग थी कि भारतीय जनता पार्टी कोविड के बाद से ही 80 करोड़ लोगों को फ्री का खाना देते आ रही थी, फिर भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा में वैसा वोट नहीं दिया जैसा वोट देना चाहिए था। ये इसका एक सबसे बड़ी एक कहावत कहलाती है कि जब आप किसी चीज़ को, किसी की मदद बार बार करते रहो तो धीरे धीरे वो मदद उसका अधिकार का रूप ले लेती है। और यही भारत के नागरिकों के साथ भी हुआ कि भारत सरकार जो कोविड-19 के कारण जो मदद दे रही थी लोगों के लिए, उस मदद को लोगों ने अपना अधिकार समझ लिया। और जब अधिकार समझ लिया तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट नहीं देता कोई भी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने फ्री वे की स्कीम चलाई और जितने भी राज्य वहाँ पर क्लीन स्वीप किया। लेकिन एक चीज़ जो कोई गौर नहीं कर रहा है वो है बांग्लादेश के अंदर अगस्त 2024 के अंदर हुई हिंसा। उस हिंसा में कई हिंदुओं ने, जो मतलब आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जितने भी हिंदू थे, हिंदू भाई थे, उन पर मुसलमानों ने कैसे अत्याचार किया,
कैसे वहाँ पर लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, कैसे उन पर जुल्म किए गए और कैसे उन पर ईश निंदा का आरोप लगा के हिंदुओं को मारा गया। ये न केवल भारत के हिंदुओं ने देखा बल्कि पूरे विश्व ने देखा। वो बात अलग है कि भारत के हिंदुओं के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं और विश्व के लोग हैं जो कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ हो या कुछ अलग अलग संस्थाएं, उन्होंने कुछ बोला नहीं। लेकिन तब से लेकर अब तक और कई ऐसे केस आए जिसमें टीसीएस का मामला भी हो, महाराष्ट्र के भी कई ऐसे मामले हों, मुंबई का भी रिसेंट एक मामला हुआ हो और फिर बाद में पहलगाम हमला हुआ हो। तो ऐसे कई ऐसे समय आए, कई ऐसे मुद्दे आए जिसमें हिंदुओं को ये पता चला, हिंदुओं को ने ये मान लिया कि भाई साहब ऐसा है कि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट करना है, क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वो दूसरी पार्टियों को वोट करता है इकट्ठा होकर। तो जब आप बिहार के चुनाव भी हो रहे थे तो उस समय जब बिहार के अंदर लोगों से पूछा गया कि भाई आप जन स्वराज को वोट दोगे, कि आप नीतीश कुमार को वोट दोगे, कि आप आरजेडी को वोट दोगे, तो उनका स्पष्ट कहना था किसी को वोट नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट देना है। मतलब इस प्रकार की रिजिडिटी लोगों के अंदर आ चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट देंगे। ये मैं हिंदू वोट की बात कर रहा हूँ। तो ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो बहुत बगल का ही राज्य है बांग्लादेश का, तो बॉर्डर राज्य है, तो उसने उन चीज़ों को बहुत करीब से देखा है और वो लोग बांग्ला भी समझते हैं। तो क्या क्या अत्याचार हुए वो सारी चीज़ें हुई और यही कारण रहा कि जितने लोगों ने साइलेंट वोट किया उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप के रूप में मिला। इवन भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रकार की बढ़त और इस प्रकार की जीत की आशंका नहीं थी उसके लिए। वो भी यही सोच रहे थे 150 या 160 या 170 तक भी आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। तो ये तो हुआ पश्चिम बंगाल का की फैक्टर कि आखिरकार पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत रही है। दूसरी बात आ जाती है कि तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी ने खुद का बलिदान किया है विजय थलपति को जिताने के लिए। इसके बारे में मैं अगर बात करूं तो आपने देखा होगा कि अन्नामलाई जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता के रूप में उभर कर, या भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख नेता के रूप में प्रमोट किया था तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु के अंदर, उन अन्नामलाई को इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शांत कर देती है। उनका शांत होना, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वहां पर कोर वोटर थे या जो वोटर बेस बन रहा था, वो वोटर बेस डायरेक्टली विजय थलपति को चला गया। इससे एक चीज बड़ी हुई, वो बात अलग है कि विजय थलपति ने बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए और तमिलनाडु की राजनीति वादों और फ्री वे के आधार पर ही चलती है। जब जयललिता जी थी तो उस समय भी उन्होंने टीबी और कई कई चीजों को बांटने का एक प्रकार से वादे किए थे। लेकिन यहाँ पर जब एक नई पार्टी का उदय होता है जो कि भारतीय जनता पार्टी बनने की कोशिश कर रही थी, वो बन नहीं पाई, वो बात अलग है। लेकिन विजय थलपति ने एक पहली ऐसी पार्टी को वहां पर, या पहले ऐसे मुख्यमंत्री को तमिलनाडु की सत्ता सौंपी है, या तमिलनाडु के लोगों ने पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री को तमिलनाडु की सत्ता सौंपी है जो कि द्रविड़ियन पॉलिटिक्स से अलग हटकर है। मतलब आप समझ रहे हो कि ये द्रविड़ियन पॉलिटिक्स का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया है। और हो भी क्यों ना, समय जब बदल रहा है तो लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की एक प्रकार से अपेक्षाएं सरकार से बदल जाती हैं, सरकार से अलग हो जाती हैं। और यही कारण है कि जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो लोगों ने बदली और आज की डेट में विजय थलपति वहां पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो बात अलग है, मेजोरिटी मार्क से दूर है, 5-10 विधायकों की जरूरत है, तो वो कहीं ना कहीं से हो जाएंगे। अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर विजय थलपति वहां पर उभरे हैं। तो ये एक पूरे राज्यों का विश्लेषण था। रही बात बीजेपी की कि वो साउथ के राज्य स्पेशली केरल और तमिलनाडु के अंदर कब इन्फ्लुएंस कर पाएगी, तो मुझे लगता है जो मेरे उस अनुमान के आधार पर कम से कम 10 साल तो लगने वाले हैं बीजेपी को तमिलनाडु और केरल को क्रैक करने के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अभी हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।